इधर राज सबको एक एक कर लंच के लिए भेज खुद जब एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गया तो वो उठकर वहीं रूम में चहलकदमी करने लगा। कमरे में घूमते हुए वो अपना फ़ोन निकाल शीतल को मैसेज टाइप करते हुए, सोना, इमरजेंसी ड्यूटी पर हूँ, कॉल पिक नहीं करूँगा, शाम को 7 बजे फ्री होकर घर पहुँचूँगा, तब बात करेंगे, तुम लंच करके गुस्सा को लेकर रेस्ट करना। मम्मा राजू के साथ मार्केट गई हैं। भाई पापा मीटिंग से थोड़ी देर में फ्री होकर घर निकलेंगे तो भाभी और सैम को संभाल लेंगे। बस तुम मेरे घर पहुंचने से पहले डिनर की तैयारी करके गुस्सा को होमवर्क करवा के रखना। हम मार्केट चलेंगे चैम्प अंगीकरण के लिए गिफ्ट लेने। मेरे आने तक सारा काम ख़त्म करके रेडी रखना, वरना मैं अकेले कुसा को लेकर निकल जाऊंगा। टाइम से मैसेज किया है, सोना तो रेडी मिलना, कल का फंक्शन है, समय से घर आना पड़ेगा। वो शीतल के नंबर पर ये मैसेज ड्रॉप कर फ़ोन पॉकेट में डाल लेता है और टहलते हुए भाटिया के बेड के पास खड़ा एकटक उसके चेहरे को देखते हुए मन में सोचता है, सोते हुए भी कमीने के चेहरे पर दुष्टता झलक रही है। इस बार ये कमीना कितनी भी चाल चल ले, चाहे लाख पैतरे आजमा ले, लेकिन यदि इस बार इसने मेरे किसी भी अपने को चोट पहुंचाना तो दूर, आंख उठाकर भी देखा तो काल बनकर राज अग्रवाल इसके सामने खड़ा रहेगा। ऐसी मौत दूंगा इसे कि इसकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। यदि अपने दिमाग में कोई भी फितूर लेकर इसने यहाँ तक पहुँचने का नाटक किया है तो इसका सारा भूत यहीं हॉस्पिटल में उतार दूंगा, क्योंकि इस बार आर पार की जंग है। या तो इसका सर्वनाश होगा या फिर मेरी सांसों की गति। सोचते हुए एकदम से राज को घबराहट होने लगी। उसका चेहरा गुस्से और पसीने से लाल पड़ गया। एक अलग ही बेचैनी से उसका बदन घिरने लगा। वो एकदम से अपने कदम पीछे लेकर अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोलते हुए सोचता है, ये क्या हो रहा है मुझे आज? ये बेचैनी और घबराहट एकदम से क्यों? आज से पहले भी अकेले कई सातिर मुजरिमों को ठिकाने लगाया है, फिर आज अचानक से ये बेचैनी। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा भाटिया को देखता रहता है, फिर अपने सर को झटक अपना चेहरा रुमाल से साफ कर अपने मन में सोचता है, मैं भी ना फालतू सोचने लगा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, शायद इसलिए एसिडिटी की वजह से बेचैनी हो रही है। सोचते हुए वो अपनी चेयर पर आंखें बंद कर बैठता है कि उसकी आंखों के आगे शीतल का चेहरा घूमने लगा। बंद आंखों से शीतल को देखते ही राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शीतल राज की तरफ बढ़ती उससे पहले ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी साए ने अचानक से शीतल का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। राज एकदम से हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल कर कहता है, सोना। इधर राज के होठों पर शीतल का नाम आया। वहीं शीतल की कैब हॉस्पिटल पहुंची। राज बेचैन हो फुर्ती से अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, सोना घर पहुंच गई होगी, बाहर जाकर कॉल करता हूँ। पता नहीं आज इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है। वो शीतल का नंबर लगाता उससे पहले ही उसकी नज़र मैसेज पर पड़ती है जो शीतल ने अभी तक नहीं देखा था। राज अपने होठों से बड़बड़ाते हुए कहता है, 2:30 बज रहा है, पता नहीं क्या कर रही है जो अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा। हर वक्त लापरवाही करवा लो इससे। जब गुस्सा करूं तो अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे बेचैन करेगी। वो शीतल का नंबर लगाता है, लेकिन फ़ोन फर्श में होने के और वॉल्यूम कम होने के कारण शीतल की फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं देती। राज 2-3 बार शीतल को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन पिक नहीं करती। राज गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर अपने आप से कहता है, एक बार में
कभी इसने फ़ोन उठाना सीखा नहीं। शादी से पहले भी इसका यही हाल था। या तो मैडम का फ़ोन बिजी होगा या फिर उठाएगी नहीं सामने वाले को, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। लेकिन ये महारानी अपनी सुविधा अनुसार फ़ोन चेक करेंगी। वो गुस्से से फ़ोन जेब में डाल अंदर रूम में आ जाता है जहाँ भाटिया की नींद अभी अभी खुली थी। वो अपनी अधखुली आंखों से जैसे ही राज को रूम में अकेले आते देखता है, उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। वहीं बाहर हॉस्पिटल पार्किंग में शीतल गाड़ी का पेमेंट कर राज को फ़ोन करने के लिए जैसे ही अपना पर्स खोलती है, उसकी नज़र सामने से लंच करके आ रहे पांडे पर पड़ती है। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आवाज़ लगाकर कहती है, पांडे भैया। अपने नाम की पुकार सुन पांडे पीछे मुड़कर देखता है। शीतल को इस वक्त हॉस्पिटल में देख वो भी हैरान हो गया। वो जल्दी से उसके पास आकर कहता है, मैडम आप यहाँ अकेले? शीतल उसे हाथ जोड़ नमस्कार करके मुस्कुराते हुए कहती है, भैया आज एसीपी साहब की अदालत में पेश होने का मूड बन गया। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है आपके एसीपी साहब अभी तक घर नहीं पहुँचे। सुबह हमसे बोलकर गए 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे, लेकिन अभी तक यहीं हॉस्पिटल में हैं। तो सोचा आज इन्हें सरप्राइज़ दिया जाए, फिर साथ में घर निकल जाएंगे। शीतल की बात सुन पांडे अपने मन में सोचता है, आज तो वैसे ही सुबह से सर का तांडव मचा हुआ है। ऊपर से मैडम का अचानक से यहाँ आना कोई तूफान ना ले आए। राज सर पता नहीं भाभी को यहाँ देख कैसे रिएक्ट करेंगे। वो अपने में खोया हुआ था। शीतल उसके आगे हाथ हिलाकर कहती है, भैया कहाँ खो गए? ये बताइए आपके सर कहाँ मिलेंगे? कब से फ़ोन कर रहे हैं? पहले तो हमारा फ़ोन काट दिया, ऊपर से 1 घंटा होने को आया, अभी तक वापस फ़ोन भी नहीं किया। आप हमें बता दीजिए राज कहाँ मिलेंगे? पांडे एकदम से कहता है, मैडम अभी आप सर से नहीं मिल सकती, वो इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं। मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूँगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। शीतल पांडे की बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे बिना मिले चले जाएं? आप ये बताइए राज कब तक फ्री होंगे? हम वेट कर लेते हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं तो राज से मिलकर चले जाएंगे। शीतल की बात सुन पांडे मन में कहता है, लगता है मैडम आज अपने साथ साथ मेरी भी लंका लगवाएंगी। राज के डर से वो एक बार फिर शीतल से निवेदन करके कहता है, मैडम प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, वरना राज सर गुस्सा करेंगे। उनका उसूल है वो अपनी ड्यूटी के वक्त किसी से नहीं मिलते, विशेषकर अपने घर के मेंबर से। उन्हें पसंद नहीं घर का कोई मेंबर उनसे ड्यूटी के वक्त मिले। आप समझा करिए। शीतल पांडे की बात सुन धीरे से कहती है, लेकिन भैया हम वाइफ हैं उनकी, ऐसा करिए हम यहीं कैंटीन में बैठे उनका वेट कर रहे हैं, आप उनसे जाकर बोल दीजिए वो हमसे यहीं आकर मिल लेंगे। शीतल की जिद देख पांडे धीरे से कहता है, ठीक है लेकिन आप यहीं रुकिए। वो राज का फ़ोन लगाता है, लेकिन राज भाटिया को जागे हुए सातिराना अंदाज में मुस्कुराते देख उसका फ़ोन काट कर गुस्से में भाटिया के पास आकर उसके जबड़े भींचते हुए कहता है, हाँ तो जनाब की नींद खुल गई, अब बोल क्या खातिरदारी करूं तेरी? जंजीरों में जकड़ा भाटिया अपने को राज की गिरफ्त से छुड़ाते हुए अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लिए उसकी तरफ देख अपनी एक आंख दबा जोर से हंसते हुए कहता है, अबे ओ एसीपी तू क्या खातिरदारी करेगा मेरी? इस बार तो तेरी और तेरे परिवार की अधूरी कहानी मैं पूरी करूँगा। ऐसा चक्रव्यूह बिछाया है भाटिया और उसके गैंग ने कि तू चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तू और
तेरा दोस्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम दोनों की नसें हाथ लग गई हैं मेरे। इस बार मेरा वार सीधा वहीं पर होगा। बचा सकता है तो बचा ले अपने परिवार को, और कह देना उस दीवान मित्तल से, यदि इस बार वो मेरे और तेरे खानदान के बीच आया तो सबसे पहले उसके परिवार को ख़त्म करूँगा। उसके बाद तेरे जीने की वजह को, जैसे कंचन को भैया ने शादी से पहले माँ बना दिया, उसके साथ बिना शादी किए सुहाग रात बना उसे बर्बाद किया। तेरे दादा दादी को छीना, वैसे ही तुझे बर्बाद कर दूंगा। अपने होठों पर जीभ फिराते हुए सुना है तेरी और देव मित्तल की बीवी सगी बहनें हैं, ऊपर से बेहद खूबसूरत। थोड़ा स्वाद चखना तो बनता है उन नाजुक कलियों का। जैसे ही भाटिया के मुंह से सेजल शीतल के लिए गंदे शब्द निकले, राज की भौहें गुस्से से तन गई, आंखें क्रोध से धधक उठी, चेहरा इस तरह विकराल हो गया कि किसी की नज़र राज के चेहरे पर पड़ जाए तो उसकी रूह कांप उठे। आंखें गुस्से की आग से ऐसे सुलग रही थी कि उस वक्त राज किसी को नज़र भर देख भी लेता तो उसकी आंखों की अग्नि से वहीं ध्वस्त हो जाता। राज उसका गला पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, अपनी गंदी जुबान से फिर मेरी भाभी और बीबी का नाम भी लिया तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझा? और पहली बार ये नीच हरकत की है तूने, इसलिए माफ़ किया। आइंदा ध्यान रखना, अगर अब की बारी तेरी जुबान पर मेरे घर की इज्जत का नाम भी आया तो जीभ और आंखें दोनों तेरी हथेली पर होगी। राज गुस्से से उसके गाल पर तमाचे मार उससे दूर हट जाता है। भाटिया राज को व्याकुल देख अपने दांतों को निपोर कर कहता है, इस बार तो चारों ओर से घिरे गए सीपी, चारों ओर से ऐसा दांव खेलूंगा तो चाहे कितना भी तिकड़म लगा ले, लेकिन तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। बचा सकता है तो बचा ले, अपने मैना को बचा कर रखना जिसमें तेरी जान अटकी हुई है। भाटिया की खुली चेतावनी सुन राज के गुस्से से फिर त्योरियां चढ़ गई। वो उसके जबले भीज गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़कर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, तेरी इन गीदड़ भवकियों से राज अग्रवाल डरने वाला नहीं, समझा? कहावत सुनी होगी तूने, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है, और तेरी मौत राज अग्रवाल खुद डिसाइड करेगा। ख्याली पुलाव बनाना बंद कर, क्योंकि कब तेरी सांसों की गति थम जाए कुछ पता नहीं। चंद दिन की जिंदगी है तेरे पास, यहाँ हॉस्पिटल में रूखी सूखी खाकर निकाल ले, वरना जिस दिन जेल पहुँचेगा वहाँ इतना ऐसो आराम भी नहीं मिलेगा। और 7 बजे रिपोर्ट आने वाली है, आज ही तय हो जाएगा कितने दिन का मेहमान है तू यहाँ। तेरी ज़िंदगी को छूना तो दूर, अगर मेरे दोनों परिवारों के किसी भी सदस्य का बाल भी बांका हुआ तो तेरे हाथ धड़ से अलग कर दूंगा, पानी की एक एक बूंद को तरसा दूंगा, क्या समझा? राज गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, एसीपी राज अग्रवाल का उसूल है आगे होकर किसी को छेड़ता नहीं, और यदि सामने वाला होशियारी दिखाए तो उसे छोड़ता नहीं। काबू में रहा, अब उम्र नहीं उड़ने की। इतना बोल उसका कंधा जोर से दबाकर तिरछा देखते हुए, हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, अब ताकत नहीं इनमें, राज अग्रवाल का बार सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने को शांत रख, वरना हमेशा के लिए कैसे तुझ जैसे कमीने को शांत करना है मुझे अच्छे से आता है। राज उसके गाल थपथपा कर कहता है, तू कितना कमीना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुझे क्या लग रहा है मैं यहाँ मक्का छीलने बैठा हूँ? अरे तू जैसे कमीने की फितरत से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तुझे क्या लगा कमीने की तेरी चालाकी मुझे समझ नहीं आएगी। मैं और
मेरी टीम पहले दिन से ही जानती है कि तू नाटक कर रहा है। कोई मेंटल दौरे नहीं पड़ रहे तुझे। तू हम सब की आंखों में धूल झोंकने की सोच रहा था, लेकिन अफसोस जहाँ तेरी सोच खत्म हुई वहाँ से मैंने सोचना शुरू कर दिया। तू अपना दाव खेलेगा उससे पहले राज अग्रवाल ने तुझे अपने शिकंजे में कस लिया। इतना बोल राज, अपने शर्ट के बटन में लगी एक डिवाइस निकाल, अपना मोबाइल आगे करके ब्लूटूथ ऑन कर उस डिवाइस को कनेक्ट करता है और एक वीडियो प्ले करके टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ये देख कमीने, तेरा सारा सच इस वीडियो में पूरा रिकॉर्ड हो गया है सुबह से, इसलिए यहाँ से एक सेकेंड नहीं हिला कि तू कब एक गलती करे तो तेरा काला चिट्ठा सबके सामने दिखाऊं। इसलिए ही तेरी स्पेशल फोर्स के किसी पुलिस ऑफिसर को आज अंदर भटकने नहीं दिया था। सुबह जब से स्पेशल फोर्स के बारे में सुना था तब से दिमाग की घंटी बजी हुई थी। आस्तीन का सांप बनकर कोई राजदेव पर वार करता उससे पहले तेरी अकड़ और गर्दन दोनों मेरे मुट्ठी में है। राज के पहरे में कोई घर का भेदी आकर भूचाल नहीं मचा सकता। गिद्ध जैसे आँख हैं सब पर मेरी, कौन क्या कर रहा है हर एक की गतिविधि पर मेरी नज़र थी। जिसे तूने यहाँ अपना हितैषी बनाकर लाया था वो भी शाम तक मेरे कब्जे में बिना मेहनत किए आ जाएगा। क्या समझा? राज के मोबाइल में वीडियो देख भाटिया के चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसका प्लान फेल हो जाएगा। उसके हॉस्पिटल आने का मकसद ही यही था कि वो अपने सोर्स की मदद से यहाँ से फरार हो राजदेव पर वार करेगा। लेकिन राज की होशियारी, उसकी चतुराई से भाटिया के अरमानों पर पानी फेर दिया। राज भाटिया के जंजीरों से बंधे हाथों को जोर से दबाते हुए विजयी मुस्कान लेकर कहता है, हाँ तो भाटिया साहब, आज रात और कल का सूरज तुझे फिर वहीं पहुंचा देगा जहाँ से तू आया था। जेल की सलाखें और सूखे किक्कड़ मुबारक हों कैदी नंबर 420। इतना बोल अपने होंठ पर तीसरी मुस्कान लेकर, देख कमीने, तेरा खेल खत्म। ये वीडियो मैंने अपने सभी सीनियर को फॉरवर्ड कर दिया है। अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगा ये बाद में सोचना। फिलहाल खुद अपना ध्यान रख ले, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दवाइयों का नशा तुझ पर हावी होने वाला है। थोड़ी देर में डॉक्टर फिर तुझे इंजेक्शन लगाने आने वाले हैं। अब तेरी नींद सुबह ही खुलेगी, तो आराम कर। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। जेल पहुंचकर अगला प्लान सोचना। और यदि ये वीडियो देखकर हाई प्रोफाइल ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया तो कमीने जयपुर जेल की हवा खाएगा तू। राज टेढ़ा देख मुस्कुराते हुए कहता है, भाटिया, जयपुर अजमेर 2 घंटे का रास्ता है और तेरा इनकाउंटर करने के लिए राज अग्रवाल के लिए 2 मिनट ही काफ़ी हैं। अब बचा सकता है तो खुद को बचा लेना। राज भाटिया से बात कर रहा था कि डॉक्टर अपने आफ्टरनून चेकअप के लिए भाटिया के रूम में आते हैं। राज उसकी ओर देख मुस्कुरा देता है। राज डॉक्टर की टीम से बात कर उन्हें वो वीडियो दिखाता है। जैसे ही डॉक्टर भाटिया को इंजेक्ट करते जंजीर में जकड़ा भाटिया बुरी तरह पछाड़ते हुए अपने हाथ पैर मारने लगा। वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ उसके हाथ पैर पकड़ते। इतने में ही उसकी आवाज़ सुन बाहर से 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आकर राज को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ सर, ये इतनी आवाज़ें? राज उनके कंधे पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, कुछ नहीं ऑफिसर्स, खातिरदारी कर रही हैं जनाब की। बूढ़ी हड्डियाँ जोर मार रही हैं। समय पर इलाज करना ज़रूरी है। एक भी टूट गई तो
अपाहिज की जिंदगी जीनी पड़ेगी जो और भी बदतर होगी। इसके लिए आप अपनी ड्यूटी करिए, बाहर का ध्यान रखिए। इसकी सेवा के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। इतना बोल दोनों को बाहर जाने का इशारा करता है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर राज के तेवर, उसका व्यंग, उसके चेहरे और आंखों के हाव भाव देख बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल गई। इधर राज के फ़ोन नहीं उठाने और शीतल की जिद के चलते उसे वहाँ अकेला छोड़ने में भी पांडे की हालत खराब होने लगी। हार कर वो शीतल को साथ लिए वहाँ आता है और अहमद को उसके पास कॉरिडोर में खड़ा करके भागते हुए रूम में आकर कहता है, राज सर। राज पांडे की आवाज़ सुन पीछे मुड़कर पांडे पर नज़र डालकर कहता है, क्या हुआ? इतना हाँफ कैसे रहे हो? चेहरे पर 12 कैसे बजी हुई है? बाहर कुछ हुआ क्या? पांडे धीरे से कहता है, एसीपी साहब कुछ बोलने तो दो। हर वक्त क्यों बंदूक की गोलियां चलाते हो? राजू से बड़बड़ाते देख तेज आवाज़ में कहता है, कुछ पूछा है मैंने तुमसे, बोलो क्या हुआ? पांडे राज के पास आकर भाटिया की तरफ देखता है जो इंजेक्शन लगने के बाद अपने हाथ पैर पटक रहा था। लेकिन उसके कान पांडे की बात पर अटके थे। डॉक्टर अपना काम करके राज को 7 बजे आने का बोल वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही राज पांडे को देख गुस्से से कहता है, मुंह में दही जमा लिया है क्या? कितनी देर से पूछ रहा हूँ, चेहरे का नक्शा क्यों बिगड़ा हुआ है? पांडे राज का हाथ पकड़ गंभीर आवाज़ में कहता है, सर शीतल मैडम। राज उसकी बात सुने बिना ही बेचैनी से कहता है, क्या क्या हुआ शीतल को? पांडे शांत स्वर में कहता है, सर पहले आप शांत रहिए, वो मैडम यहाँ हॉस्पिटल में आपसे मिलने। पांडे की बात सुन राज गुस्से और बेचैनी से कहता है, व्हाट? सोना यहाँ कैसे? इस वक्त तो उसे घर होना चाहिए। वो बाहर की ओर भागता है कि उसके कान में भाटिया की आवाज़ पड़ती है और उसके कदम वहीं गेट पर थम जाते हैं। भाटिया अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लेकर होठों पर जीभ हिलाते हुए कहता है, एसीपी तेरी बुलबुल चढ़ गई मेरे आदमियों की नज़रों में। आज बेशक मेरा प्लान फेल हो गया, आज जिन तेरा था, लेकिन अब अगला बार भाटिया जेल में बैठे हुए ही खेलेगा। आगे मेरा समय आएगा, बचा सकता है तो बचा लेना अपनी मैना को। तेरी आंखों के सामने तेरी बुलबुल को नोच कर खाऊंगा। वो राज का चेहरा देख अपनी एक आंख दबा जोर से हंसने लगा। भाटिया की बात सुन राज अपना वहीं गेट पर हाथ मारता है और गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए दांतों को पीस कर कहता है, साले हरामी, मना किया था अपनी गंदी जुबान से मेरे घर की इज्जत का नाम मत लेना, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। वो गुस्से से भाटिया के गाल पर तड़ाक ताबड़तोड़ तमाचे खींचता है। पांडे राज को पीछे खींच गंभीर आवाज़ में कहता है, सर ये दवा के नशे में है, आप इसे छोड़िए और मैडम के पास जाइए। वो अहमद के साथ कॉरिडोर में खड़ी हैं। पांडे की बात सुन राज व्याकुलता से कॉरिडोर की ओर भागता है। उसे ऐसे जल्दबाजी में आते देख बाहर बैठे सभी ऑफिसर्स हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अपने पास बैठे मोबाइल में लगे एक पुलिस ऑफिसर की तरफ देख उसकी टीम का साथी दबी आवाज़ में कहता है, खन्ना सर जाकर देखिए ये शेर गीदड़ के जैसे कहाँ भागा जा रहा है। खन्ना राज को बाहर की तरफ जाते देख खड़े होकर कड़क आवाज़ में कहते हैं, डीआईजी साहब का कॉल है, नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ, मैं बात करके आता हूँ, तुम लोग यहाँ चौकन्ने रहो। बाहर का कोई आदमी बिना परमिशन
अंतर नहीं आए, ध्यान रखना। इतना बोल फुर्ती से राज के पीछे चला जाता है। इधर शीतल अहमद के साथ खड़ी अपनी बातों में मस्त थी। उसे जरा भी आभास नहीं था कि राज नाम की भयंकर सुनामी उसकी ओर ही चली आ रही है। राज की नज़र जैसे ही अहमद की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती शीतल पर पड़ती है, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया उठा। शीतल की हंसी ने उसके गुस्से में चिंगारी लगाने का काम कर दिया। उसी वक्त एकदम से शीतल की नजरें सामने से आते राज की ओर आंखों से टकराती है। उसकी आंखों की लालिमा और लाल रेसे देख राज का गुस्से से उबाल मारता चेहरा देख शीतल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अनार के दानों की वो खुली पंक्तियाँ अपनी जगह पर ही ठहर गई। शीतल को घबराए देख अहमद पीछे मुड़कर देखता है। राज कभी क्रोधित रूप में देख धीमे स्वर में कहता है, मैडम राज सर आ गए, मैं चलता हूँ। इतना बोल फुर्ती से वहाँ से कैंटीन की तरफ निकल जाता है। राज शीतल के पास आकर यहाँ वहाँ नजरें घुमा चारों तरफ सरसरी नज़र दौड़ाता है और उसकी कलाई पकड़ जल्दी से वहाँ से निकल अपनी गाड़ी की तरफ चल देता है। शीतल हतप्रभ सी राज के साथ खींची चली गई। राज को इतने गुस्से में देख उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो राज से कुछ बात कर ले। इधर राज का शीतल के साथ बाहर जाना हुआ। उसी वक्त उस ऑफिसर खन्ना का किसी को फ़ोन लगाना हुआ। कॉरिडोर में पिलर के पीछे से निकलता वही नकाबपोश फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, जी हुकुम, आपका आदेश। सर आँखों पर बेफिक्र रहिए, मेरी नज़रों में अच्छे से कैद हो गई है इस एसीपी की बीवी। वहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में प्रूफ आपके पास पहुँच जाएगा। इतना बोल वह चेहरे पर चश्मा लगा वहाँ से राज शीतल के पीछे चल देता है। इधर राज गुस्से से शीतल को अपनी गाड़ी के पास लाता है और फुर्ती से उसे गाड़ी में बिठा गेट लॉक कर पांडे को फ़ोन करके कहता है, जितनी जल्दी हो सके पार्किंग में आ जाओ, फास्ट। पांडे धीमे स्वर में कहता है, जी राज सर। राज गुस्से से बाहर खड़ा था। उसने एक बार भी न शीतल की तरफ देखा न उससे कुछ कहा। शीतल को उसका व्यवहार देख कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या है। राज को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन उसका इस कदर गुस्से में भरा रूप देख वो खुद सरप्राइज हो गई। राज को उसने आज दूसरी बार इतने गुस्से में देखा था। वो बेचैनी से गाड़ी का मिरर नीचे कर कांपती आवाज़ में कहती है, राज हम आपसे। राज उसे गुस्से से घूरते हुए सख्त आवाज़ में कहता है, किसने कहा था तुमसे कि मुझसे मिलने यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ। मन नहीं रहा था मैं जो तुम मेरे पीछे दौड़ी चली आई, ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ एक ऐसे मुजरिम की पहरेदारी में लगा हुआ हूँ जिसने कुछ समय पहले ही मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी तुमसे शीतल महेश्वरी। राज के मुंह से आज 7 महीने बाद पहली बार शीतल महेश्वरी सुनकर सोना की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वह सिसकते हुए कहती है, हमें लगा। राज उसके करीब होकर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या लगा तुम्हें हाँ कि मैं यहाँ मक्खी मारने बैठा हूँ? यह 2 घंटे में फ्री नहीं हुआ, तुम्हारा फ़ोन पिक नहीं किया तो तुम में दिमाग नहीं की कोई इमरजेंसी होगी। लेकिन नहीं, तुम्हें हर वक्त बच्चों जैसे हरकत सूझती है। बहुत ज्ञानी समझती हो अपने आप को। एक एग्ज़ाम क्या टॉप कर लिया, अपने को तुरम खा समझने लगी। अरे दिमाग का इस्तेमाल किया करो कभी। अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप पांडे के साथ घर जाओ। आकर तुम्हारा सरप्राइज पूरा करूँगा। आंसू पोंछो अपने और सीधे घर जाओ। इतना बोल
पीछे मुड़कर गाड़ी की चाबी पांडे को पकड़ाकर धीमी आवाज में गहरे स्वर में कहता है, जब तक ये घर के अंदर नहीं आती तुम वहाँ से हिलोगे नहीं और अपनी नज़रें चौकन्नी रखना और ध्यान से गाड़ी चलाना। नज़र रखना कोई तुम्हें फॉलो तो नहीं कर रहा। और सोना को छोड़कर साइड में गाड़ी लगा घर पर नज़र रखना थोड़ी देर। इतना बोल शीतल की तरफ देखता है जो अपने आंसू पोंछ आंखें बंद किए सर सीट से लगाए बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों के कोर अभी भी गीले थे। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।